एक खातून थी जो हमने सोचा कि इस पे कोई काम नहीं कर रहा, इसको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। हालांकि वो थी तो बहुत टैलेंटेड, और वो थी मदिया शाह। तो उसका मैंने सबसे पहले मेकओवर किया, और वो जब डॉन के अखबार में लगा इमेजेस में तो तहलका मच गया। एक बच्चा होता है जो रिबेलियस होता है, जो शायद प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, और बाद में वही प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। तो मैं उनमें से एक था, कभी ना समझ आने वाला फिनोमेना। तो मेरे बाप को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मैंने उनको बहुत झटके दिए, और आई वॉज बेसिकली लूज़र। अब कई बच्चे मेरे साथ हैं, लोग कहते हैं तुम्हें इसमें क्या नज़र आ गया, तुम्हें क्या नज़र आया इसमें। मैं चुप करके बर्दाश्त करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ जो ये नहीं देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ज़ारा शेख है। जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मेरा बड़ा मजाक उड़ा था। आजकल की जो औरत है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए वो तन्हा है। एक औरत के लिए सबसे बड़ी गाली पता क्या है? जब उसे वो कहे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर औरत समझे तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ई जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़िकार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन्नी माए मेरिए। और आज हमारे साथ जो चेहरा मौजूद है उसे अगर हम किंग मेकर का नाम दें तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे चेहरों को पहचान देने वाले, बहुत सारे गुमनाम लोगों को नाम देने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ावर रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़े धीमे लहजे में तारुफ हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऑफ कैमरा हम शायद इतने धीमे नहीं बात कर रहे थे। बहुत लाउड है हम दोनों। लेकिन वो शायद फिर जो सुनने वाले हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो लाउड सुन सुन के बेचारे थके हुए हैं। यहाँ का सारा तबका ही लाउड है। हाँ, ये तो है। लेकिन अभी हम जिस जगह पर हमारे को सुनता नहीं, इसलिए हम सब लाउड हो जाते हैं। ट्रू, ये मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको लेके जाएंगे आपके बचपन की तरफ। मैं तो अभी भी बचपने में हूँ। वैसे आप जिस तरह बैठे बैठे वाकई सो जाते हैं, और वो क्योंकि हमें अंदाज़ा है आपके साथ मुलाकात भी रहती है। नहीं, आपकी बेटी को मैं भी देख रहा था बैठे बैठे ना, अभी इतनी एक्टिव थी, हाइपर थी, तो मैंने देखा वो ऐसे, तो मेरा हाल भी कैट नैप जैसा है। सही। तो बचपन कैसा गुजरा, कितने बहन भाई हैं? मेरा ख्याल हमारा जो बचपन गुजरा है वो आजकल के बच्चों का नहीं है। तो मैं ये चीज़ मुझे बड़ा इरिटेट करती कि आजकल के बच्चों ने सही बचपन देखा नहीं है जो हम लोगों ने देखा। मेरे ख्याल वी आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने वो बचपन देखा था जो यादगार था। मतलब हमारे जो स्कूल वाले दिन, हमारी माँ बाप के साथ गुजरे दिन, ख़ासतौर माँ के साथ, और फिर बाज़ारों में घूमना उनके साथ, फिर हज उम्रे पे जाना, कि मेरी पैदाइश जद्दा की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम लोग इस तरह जाते थे जैसे हर जगह जब माँ साथ होती तो बच्चों को ये फीलिंग आती है जैसे वो कोई पिकनिक बना रहे हैं, और बड़ी एक आपको एनर्जी मिलती रहती है उस चीज़ से। बिल्कुल। तो हमारी जो वालदा थी वो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड थी, मतलब अपने बच्चों की एक एक चीज़ पे नज़र रखती थी। और ये एट द सेम टाइम शी वॉज़ वेरी रोमांटिक, कि वो हम सोए होते थे तो वो कपड़े उठ के धो रही होती थी, और वो बाहर की टांग रही, तो उनके गुनगुनाने की एक आवाज़ आती थी हमेशा, कि वो कुछ गा रही होती थी, मतलब उनको शौक़ था। तो वो जो आवाज़ है वो मेरे अंदर घुसती जाती थी, और फीलिंग आती थी कि हाँ घर में कोई एक और है जो हमें एनर्जी दे रहा है। फिर इसके अलावा ये कि जिस रात हम सोते थे तो अगले दिन उठते थे तो घर की सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी। मतलब शी वॉज़ लाइक वेरी चेंजaholic पर्सन, कि वो उसको आदत थी कभी कि अभी हम सुबह उठें तो पता चले ये सोफ़ा इधर था तो आज वो ऊपर पड़ा हुआ है, और हर चीज़ चेंज हुई, इवन कमरे के रंग भी चेंज हो जाते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ था घर बनाने का। तो उनको मेरा ख्याल है कि मैं आसान से बात करूँगा कि औरत बेसिकली एक मर्द से शादी नहीं करती, बेसिकली वो घर से शादी करती। उसको लगता है कि ये वो घर है जहाँ मैंने शादी की नहीं है, मेरा पहला बिगड़ा हुआ बच्चा मेरा खामद है। इसलिए फिर ऐसी औरतें सर्वाइव कर जाती हैं, हैंडल करना जानती, क्योंकि उसको उस घर से प्यार होता है। उसके लिए यही काफ़ी होता है कि उसके घर में कोई एक मर्द भी है, और वो उसने उसकी माँ के बाद उसने हैंडल करना है, तो उसके लिए फिर आसानी हो जाती है। वो ऐसा ऐसा आदत डालती है उसको, अपने उसको घर का हिस्सा बनाती है। पहली शादी तो घर से होती है ना, तो उस हिस्सा उसको आदत डालती है।
और उसके इर्द गिर्द पूरा एक तो यूँ समझे कि घोंसला से जाती है पूरा, उसमें हर चीज़ करती है, फिर उसकी आदतों को पढ़ती है, देखती है। तो यही सब चीज़ें थी जो हमने अपनी माँओं के अंदर देखी थी। इसलिए हमारे यहाँ की जो औरतें, वो जो उस ज़माने की औरतें, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती थी। आजकल की जो औरत है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए वो तन्हा है। तो वो उसके पास सब कुछ है, वो एजुकेटेड भी है शायद, और ओवर एक्सपोजर उसको मिला हुआ है। टू मच नॉलेज भी कई दफ़ा बुरा होता है, ला इल्मी कई दफ़ा बहुत नेमत होती है। बिल्कुल सही कह। तो मैं कहता हूँ आजकल की औरत जो है ना, वो चटपट हर चीज़ चाहती है, क्योंकि वो कमाने लग गए। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप कहाँ किसी की बात सुनते हैं, आपको सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई देती है कि मैं ये चाहूँ तो ये हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, तो आपने ऐसे रगड़ना है तो आपकी हर चीज़ बदल जानी है। तो ज़िंदगी है, ठीक है कि आजकल की औरत काफ़ी उसके पास मतलब वो इंडिपेंडेंट है, पर वो अकेली है। और आपका वास्ता तो बहुत पड़ता होगा ऐसे। मेरा वास्ता बहुत पड़ता है, हालांकि मैं खुद मतलब मैंने शादी नहीं की, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सी आजकल की लड़कियों को मिलता हूँ, जो नई जनरेशन है, मतलब वो चाहते हैं बस ऐसे आंखें बंद कर तो ये हो जाए, ऐसे आंखें बंद कर तो ये हो जाए, और वो जल्द नतीजों में पहुँचना चाहते हैं। फ़ौरन अंदाज़े लगा लेंगे, फ़ौरन सोच लेंगे नहीं ये टॉक्सिक है, मैंने इसके साथ नहीं रहना, और मुझे इससे वाइब अच्छी नहीं आ रही, कुछ वर्ड मैंने सीखे हुए, इसका और अच्छा नहीं है, या जो भी है। तो पहले की जो औरत थी ना, उसमें एक सलाहियत बड़ी अच्छी थी, वो दूसरे को चेंज करना जानती थी। उसने अगर मोहब्बत की है तो फिर उसको निभाना भी जानती थी। तो वो जो माएँ, वो मेरे ख्याल हमारी जो माएँ थी उस नस्ल की आखिरी पीढ़ी थी जो गुजारे कर गई थी, जो इतने बड़े बड़े कुंबे चलाती थी, जो असल में उस अपने ससुराल जाकर वहाँ की चौधरानी बन जाती थी, और वो भी माँ बनती थी असल में। वो अपने नंदों के, अपने जो भी घर में उसके देवर होते थे, तो वो उनको लेकर साथ चलती थी, क्योंकि वो समझती थी कि यही मेरा सपोर्ट सिस्टम होगा जो मेरे घर को मजबूत करेगा। तो मैंने उस वक्त तो 90% औरतें ऐसी थी, आपको पता ही होगा। अब वो सिस्टम नहीं, अब हर कोई चाहता है मैं बस अलग रहूं, ये हूँ वो फलाऊं। तो मैं कई दफ़ा उनसे कहता हूँ इतना ही शौक है तो फिर जंगल में जाकर रहो, क्योंकि हमें तो इंसानों से रहने की आदत है ना। बिल्कुल। जब आप इंसानों के साथ रहते हैं तो आपको सांस आता है, आपको समझ में आती है कि हाँ कोई लाइफ है। आपने कोई अब ऐसे ही जैसे एक घर में एक बंदा हो और चंद उसके साथ दूसरे हों, वो बंदा रौनक वाला हो, घर से गायब हो जाए तो रौनक ख़त्म हो जाती। तो असल में एक रौनकी बंदा ही घर होता है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो मेरी माँ उनमें से एक थी। और आपने बताया कि आपके माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। बिल्कुल 8 हैं, क्योंकि जब मेरी मदर को एक टाइम पे कैंसर हो गया और फिर उसको बड़ा मुश्किल से, मतलब बेड पे ही कहानी ख़त्म हो गई। तो फिर हम लोग छोटे छोटे से थे, और फिर फादर ने एक और शादी की, तो उनसे भी 2 बच्चे हुए, और फिर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर रहने लग गए। तो इस तरह से फिर पता भी नहीं चला कि क्या है। और किसी बहन भाई के साथ कोई ख़ास आपका बॉन्ड हो? हाँ, मेरी बड़ी बहन के साथ मेरा ख़ास बॉन्ड था। वो मैं स्कूल में जब मेरे साथ कोई लड़ता था, हालांकि मैं बड़ा था, तो वो हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाती थी, और वो बड़ी कोई हेलीकॉप्टर टाइप मदर टाइप चीज़ थी। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा आपकी माँ दुनिया से चली जाती, तो एक बहन ऐसी होती है जो माँ का रूप धार लेती, तो उसने वो रूप धार लिया, और मेरी से बड़ी जंगें भी होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, मतलब पूरी कोई पानीपत की जंग शुरू रहती थी। लेकिन वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहती थी मेरे बारे में, और आज भी वो मेरे साथ ही मेरे घर के पिछले पोर्शन में रहती है, और हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती है। तो ये बड़ी बात होती है, और नेमत है ये बहुत बड़ी। बेशक। आपका इस इंडस्ट्री में आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? इंडस्ट्री में जिस वक्त मैं आया था उस वक्त तो कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब ये शायद इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल। और ये चीज़ें इंसान के अंदर मेरे ख्याल में इनबॉर्न होती हैं, फिर जो जो इंसान चलता जाता है तो एक शक्ल इख्तियार हो जाती है आपके कैरियर की। आपको कई दफ़ा ये भी होता है कि माँ बाप कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो रिबेलियस होता है, जो शायद प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, और बाद में वही प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है।
तो मैं उनमें से एक था, कभी ना समझ आने वाला फिनोमेना। तो मेरे बाप को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मैंने उनको बहुत झटके दिए और आई वॉज बेसिकली लूज़र। और मतलब एक दफ़ा फेल, 2 दफ़ा फेल, फिर 3 दफ़ा फेल, 4 दफ़ा। इसका मतलब है, लेकिन उस वक्त के माँ बाप भोले तो उनको समझ नहीं आती थी कि अगर एक चीज़ का चैप्टर क्लोज है तो अगला चैप्टर भी खुल सकता है। आप एक चीज़ को जिद ना बनाएं। और फिर शायद उस प्रोफेशंस होते भी 2-3 थे। हाँ, उस वक्त डॉक्टर, इंजीनियर या CSP ऑफिसर। इसके बाद कुछ और सोचना तो मतलब वो समझते थे कि ये कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अब टाइम आ गया कि लोग जो है अब वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। वो ये समझने लग गए हैं कि जो 4-4 साल और 5-5 साल डिग्रियों के पीछे लगा रहे हैं, ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि जवानी का जो प्राइम टाइम है वो मेरे ख्याल में आपको किसी न किसी काम में लगना चाहिए। ट्रू। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, ये तो आपको एक इन द एंड आपको एक बेरोज़गार नौजवान बना देती हैं। सो इट मीन्स कि आपको तलाश करना है कि आपके अंदर बेसिक टैलेंट है कौन सा, जिसको आपने पॉलिश करके आपने निकलना है। अब आई थिंक वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके लिए बड़े रास्ते कठिन होते हैं। मेरे लिए कम नहीं था कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, मतलब मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। और फिर एक टाइम ऐसा है कि आई थिंक आई एम लकी, कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जो सोचा वही चीज़ सामने आके खड़ी हो गई। और आपका जब आपका शौक़ ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर हर दिन संडे और हर दिन पिकनिक है और हर दिन एक नई दुनिया है। और ऐसे लगता है जैसे कोई एक स्क्रॉल करता हो, एक स्टेज ड्रामा चल रहा है, हर दफ़ा कैरेक्टर चेंज होते हैं और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। लगता है बहुत सारे सीज़न चल रहे हैं। सो मुझे इस लाइफ से मतलब आई लव इट। वो तो नज़र आता है आपके काम में। मुझे लोगों से मिलने का शौक़ था बहुत। जैसे मैं यहाँ आया तो सिर्फ आपकी वजह से आया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब अच्छा मैं आपके मियाँ से मेरी, आपको नहीं पता इतनी दोस्ती जितनी आपसे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके साथ तो है, पर वो जो सारे दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी गुफ्तगू एक मतलब मखसूस टॉपिक्स पे होती है। एंड मैं वो नहीं हूँ। मुझे तो थोड़ा सा और तरह की लाइफ पसंद है। मुझे घरों में घुसना पसंद है, ख़वातीन से मिलना पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे सब लोग मेरे दोस्त बने और लोगों के घर देखूँ और देखूँ कि वो घर उन्होंने कैसे चला रही है, किस तरह रह रही। तो मैं थ्रू आउट जब नीचे बैठा था ऑब्ज़र्व कर रहा था कैसे आपके बच्चों के साथ गुफ्तगू के थ्रू मुझे पता चल रहा था कि माँ बाप ने कहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये बच्चे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तरबियत होती है कि कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करना। और फिर एक बच्चे को देख रहा हूँ कि कान में आके कुछ कहने का, तो आपने मेरी गुफ्तगू वहीं रोकी तो उसे एकदम कान से लगा लिया, उसको पूरी तवज्जो दी, फिर कमरे में ले गई। तो ऐसे बच्चे कभी ख़राब नहीं होते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए कि माँ ही बिलाखिर एक गर्लफ्रेंड होती है अपने बेटे की। और मुझे ये लगता है कि शायद वो बच्चों का पहला और आखिरी प्यार होती है। हाँ। और ख़ास तौर पर मुझे ये लगता है कि मेरी माँ के जाने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि एक तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा मेरे से कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में, और दूसरा मुझे ये लगता है कि हाँ, जो प्यार मुझे उनसे है वो शायद किसी से नहीं हो सकेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो, हाँ, और वो मैं चाहती हूँ कि वही चीज़, मतलब ऑनेस्टली जब मेरी मदर गई, मेरे पास मेरे बच्चे ना होते तो शायद मेरे पास, मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे पास ज़िंदगी गुजारने की कोई वजह शायद। आपको तो खैर पले पले बच्चे मिल गए थे। हाँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपसे वही अभी हम बात भी कर रहे थे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि लोगों को जिन रिश्तों से बड़ी कड़वाहट मिलती है, मुझे वो शहद से भरे हुए मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल वो इंतज़ार में बैठे हुए थे। हाँ, ऐसे ही है। तो मैं अगर घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे बच्चों के साथ मेरे बड़े बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। और मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि शायद आपने कुछ किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कुछ एफ़र्ट किया। हाँ, मैंने नीयत हमेशा साफ़ रखी। मैंने कभी दिल से कभी किसी के लिए ना बुरा चाहा ना सोचा। तो मुझे लगता है आपकी नीयत आपके पास वापस आती है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह देख रहा है।
मैं आपके साथ किस नीयत से मिल रही हूँ, मैं आपके साथ मुंह से अगर मीठी हूँ और नीयत से नहीं हूँ, ये आप नहीं जानते, ये सिर्फ वो रब की साथ देख रही है। फिर एक और भी अच्छी चीज़ हुई कि आपके मियाँ काफ़ी सपोर्टिव है आपके लिए। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कामयाब मर्द के पीछे कर कहते हैं ना कि कामयाब औरत है, तो कामयाब औरत हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है इस माशरे में कि अगर उसके पीछे एक मर्द ना खड़ा हो। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे पीछे सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, अगर जहाँ वो नहीं होते माशाल्लाह मेरे देवर मौजूद होते हैं, मेरी नंदे मौजूद होती हैं, मेरे इतने वो रिश्ते होते हैं। मैं अभी आपको बता रही थी कि मतलब इवन मेरे हस्बैंड की खाला मामू सब, और मुझे उन रिश्तों से वो प्यार मिला है। ये नहीं कि शायद अब कुछ है, तो ऐसे हमेशा से, यानी कि आज से 20-22 साल पहले भी मैं तब से ये प्यार समेट रही हूँ। ये मुझे दुआएं हैं और बच्चों तक लौटा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कारमा है, इसमें तो वही बात है कि जो आपने एक ये सर्कल में चलने वाली चीज़ें हैं, मुझे ये लगता है। और ये बात ये नहीं, बात सफाई होता है कि आप कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जो मुझे लगता है कि ख़वातीन अपने हस्बैंड के लिए कर रही होती हैं, लेकिन वो इसलिए कर रही होती हैं कि वो एक मजबूरी समझ के कर रही होती हैं। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखी, और मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था, मेरे जहन में ये नहीं था कि मुझे कभी सिला मिलेगा या इन रिटर्न चाहिए मेरे साथ क्या करेंगे या क्या होगा। हालांकि कहते हैं जो वालिदैन की इकलौती बेटी होती है वो लाडली होती है और अक्सर स्पॉइल्ड होती है। नहीं, मैंने अपने भाई बहुत स्पॉइल किए। मेरे 3 भाई हैं, मैंने बहुत स्पॉइल किए माशाल्लाह। उन्होंने आपको स्पॉइल नहीं किया? नहीं, कि वैसा मौका नहीं आया, क्योंकि वो बहुत जल्दी बाहर चले गए। वो तीनों ही अमेरिका हैं, और बल्कि वो इतने लाडले थे कि जो मेरे छोटे वाला है वो भी मैंने बच्चों की तरह ही पाला है, कि वो तो खैर इतना मेरा लाडला था कि उसकी लड़ाई होती थी बाहर तो फ़ोन मुझे आता था, बाजी मेरी लड़ाई हो गई है। और मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मैं उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव थी कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाती थी डंडा लेके। हाँ, मैं जाती थी, और वो सारे अच्छा वो भी बेचारे मेरा ख्याल है वो मेरी इज्जत करते थे, तो वो उनको ये जैसे बिलाल की बाजी आ गई है। अब बंदा पूछा, अब मैं सोचती हूँ कि बिलाल की बाजी ने क्या ही कर लेना था। तो लेकिन मैं उससे वो डॉक्टर बन रहा था, उसके इसी तरह चल रही थी, हाउस जॉब चल रही थी, उसका वाइवा था, हाउस जॉब नहीं थी उससे पहले, वाइवा था उसका फाइनल का। और जी वो भाई साहब बॉल पॉइंट उसके पास नहीं था, नीचे शॉप्स बंद हो गई हुई थी, तो मैं तकरीबन को आधे पौने घंटे का सफ़र करके उसको सिर्फ बॉल पॉइंट देने जाती थी। और ये एक दफ़ा नहीं था, उसकी रूटीन थी, उसको पता था कि उसके टिशू रह गए, उसका कुछ रह गया, जी बाजी देने आ रही होगी। वैसे अभी बात करते करते मैंने रियलाइज़ किया आपने ठीक कहा था। क्या? कि मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दूंगा। तो कुछ ऐसे ही हुआ है। तो हम मेरा ख्याल है दोबारा आपकी तरफ आते हैं कि बचपन में अम्मी के साथ आपकी क्या याद है, जो आपको कोई याद हो कि शरारत आपने की हो, उस पर फिर डांट पड़ी हो या मार पड़ी हो, कभी पड़ी थी? ठीक ठाक हमारे प्रति थी। अच्छा, जो आज तक काम भी आ रही हैं। और अम्मी का हथियार क्या था? अम्मी का हथियार क्या था? गज़। अच्छा। क्योंकि वो कपड़े खुद काटती थी, खुद सीती थी। अच्छा। तो उनके पास एक गज़ था और वो अक्सर मैं छुपा देता था, फिर भी वो कहीं ना कहीं से निकाल लेती थी। शायद दो हो, पता नहीं, लेकिन मारते मारते मुझे घर से बाहर कहते चले जाओ यहाँ से, तो मैं मुझे बाहर बिठा देती थी, मतलब घर से बाहर, तो मैं बैठा रहता था, फिर मेरे वालिद आते थे तो फिर वो मुझे अंदर लेके जाते थे। सही। अच्छा, और जब आप इस फील्ड में आए और आपने अपनी एक जगह बनाई, तो फिर वालिद की तरफ से एक्सेप्टेंस थी या नहीं, टाइम लगा? अगर वो लोग होते तो मैं शायद इस तरफ ना होता, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि चाहेंगे, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो उन वालिद साहब की फैमिली वाली साइड के लोग हैं वो पसंद नहीं कर रहे थे मेरा इस तरफ आना, क्योंकि उनके लिए अजीबोगरीब फील्ड थी। दे थॉट कि शायद ये कोई फिल्मी हिस्सा का, फिल्मी तर्ज का कोई चीज़ है। पर अब तो खैर लोगों को एक्सपोजर मिल गया तो पता लग गया। फिर उसके बाद कुछ जगहों से मुझे बैन किया गया कि बच्चों से कहा इससे नहीं मिलना, जैसे मैं कोई इलाका ममनुआ हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद उनको लगता था मैं जिन लोगों से मिलता हूँ बहुत कोई 2 नंबर टाइप या शेडी लोग हैं, और मेरी आदत थी शुरू से, मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिलता था जिनके ख़िलाफ़ लोग होते थे, मतलब जो लोगों को नॉर्मल नहीं लगते थे, जो दिमागी तौर पे हिले हुए लोग होते थे, या
या और हरकतें करते थे। मेरी हमेशा उन्हीं लोगों से दोस्ती होती थी। मतलब मुझे लगता था ये नॉर्मल है, या इनके अंदर कोई मसाला है जो आम आदमी में नहीं, जो आम इंसान में नहीं है, वो बोरिंग है, इनके अंदर है कुछ। इसी तरह मेरी बहुत सी औरतों से दोस्ती हुई जो जिनको शायद सोसाइटी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब मैं उनके करीब गया तो मैंने देखा इनसे अच्छी औरत ही कोई नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो ना एक्सपोजर है ना, उसने मुझे एजुकेट किया, स्कूल कॉलेज ने नहीं किया। और इन चीज़ों ने मिलके मुझे पकाया सही तरह से, और फिर उसके बाद ये मसालेदार हांडी तैयार हो गई। बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई। कोई चेहरा आपको जो याद हो कि जिस पे आपको खुद जिसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया हो, या आपको पहले लग ना रहा हो कि अच्छा ये इतना ज़बरदस्त इसका आपको फीडबैक मिलेगा, लेकिन जब आपने किया तो वो एक आपके ऊपर भी वो अभी तक नक्श वो बाकी है कि वो उसका बड़ा आपको ज़बरदस्त लगा सारा? आई थिंक एक टाइम था जब 90s में उस वक़्त हमारी जो फिल्म की हीरोइनें थी वो काफ़ी मशहूर थी, जिसमें रीमा आती है और उस ज़माने में रेशम थी, फिर मीरा थी, फिर और थी। लेकिन उन ख़वातीन ने शायद मेरे साथ इतना काम ना किया हो, लेकिन एक खातून थी जो हमने सोचा कि इस पे कोई काम नहीं कर रहा, इसको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। और उसको लोग शायद उस तरह से नहीं देखते थे जिस तरह बाकी एक्ट्रेसेस को देखते थे। हालांकि वो थी तो बहुत टैलेंटेड, और वो थी मदिया शाह। तो उसका मैंने सबसे पहले मेकओवर किया, और वो जब डॉन के अखबार में लगा इमेजेस में, तो तहलका मच गया कि जी ये मतलब इसकी ये वाली साइड किसने डिस्कवर की कि जिसमें उसका पूरा चेहरा धो करके उसको एक क्लासी हॉलीवुड एक्ट्रेस बना दिया पिक्चर्स के थ्रू। तो वो चीज़ थी ना, उसने काफ़ी मुझे बूस्ट दिया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो मुझसे नहीं मिलती थी वो भी आने लग गई। यानी कि आपने वो टाइम भी देखा कि जब जो लोग आपकी मुखालफत करते थे वो फिर मजबूर हुए? आई थिंक वो मुझे नहीं समझ नहीं पा रहे थे, वो समझते ऐसे, क्योंकि मैं बहुत सादा सा था, जैसे पहले था वैसे ही अब हूँ, मुझमें बनावट नहीं थी। और शायद बहुत सारे लोगों को जब किसी से वो मिलते नहीं हैं तो वो पहले इमेज अपने जहन में बना लेते हैं कि शायद ये बहुत मगरूर होंगे, या ये शायद रूड होंगे, या ये नहीं इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो वो आपको लगता है कि आपसे मिलने से पहले जो आपका एक इमेज चला जाता था उसने भी लोगों को रोक के रखा हुआ था? शायद लोगों को समझ नहीं थी कि हम लोग, मैं जिस फील्ड से हूँ वो उनको एक, मतलब हर इंसान जो मेरे जैसा होता है जो मेकओवर करना जानता है किसी का, ठीक है। अब मैं किसी खातून के साथ बैठा हूँ तो मैं सोचूंगा अगर ये ऐसे तैयार होती तो ऐसे लगती, ये होता तो ऐसे होता। ये वो चीज़ थी जिसने मेरी ख़ानदान की औरतों को मेरे करीब किया। शादियों में मुझसे पूछ के जाती थी, कपड़े मेरे साथ ख़रीदने जाती थी, इवन आदमी भी तो मेकअप भी मुझसे करवा लेती थी, और मैं जैसा टेढ़ा मेढ़ा जानता था वो कर लेता छुप कर। फिर वो जब तैयार होती थी वो कहती थी इसकी आँख बड़ी डिफरेंट है। अब मेरे दिमाग में पुराना क्लासिक हॉलीवुड कल्चर चल रहा होता था, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा होता था, मेरी अप्रोच डिफरेंट थी। फिर उस तरह मेरे कैमरा हाथ में लगा तो मैंने बताया कि ये बिफोर था और ये आफ्टर था, इस तरह। फिर मैंने बहुत सी औरतों को ये बताया कि ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, जूते ये पहनने और बाल ऐसे रखने। कई औरतों को मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया, कई होती ना वो ओवर द टॉप तैयार हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप। तो फिर मुझे लगा कि मैं स्टाइलिस्ट हूँ, पर फिर मुझे पता चला कि मैं सिर्फ इंसानों तक का स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। मैं किसी घर में घुस जाऊँ तो मैं ऐसे चक नज़रें घुमाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपस्टार्ट वाला सिलसिला है या ये लोग ख़ानदानी तौर पर ऐसे अंदर एक चीज़ क्लास घुसी हुई है जो नज़र आती है। तो या फिर किसी घर में स्टे किया है तो मैं सुबह जब उठते थे तो देखते थे घर का पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, फर्नीचर मतलब इधर से उधर हो गया है, और सफाइयाँ हो गई हैं, और बहुत से फालतू चीज़ें हट गई हैं, और सेटिंग कुछ ऐसी कर दी कि उनको हैरानगी भी होती थी, परेशान भी होते थे, और फिर कहते थे अच्छा ये चीज़ तो हमने सोची नहीं थी कि इसने ऐसे आगे किया है। तो फिर इसी तरह जब मैं कोई बच्चे का खाना देखता था किसी घर तो मैं उसको कहता मैं 1 मिनट में आया, मैं किचन में जाके उसमें पता नहीं क्या चीज़ें करता था, वो टेस्ट आ जाता था। कई औरतें होती ना जिनके इतने मसाले डालती हैं लेकिन टेस्ट नहीं होता उनके हाथ में। और मेरे ख्याल में शायद खाना अच्छा तब बनता है जब आप थोड़े कम और वो जो उसको चाहिए वो बस डालें। हाँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं।
और आजकल के तो डब्बों वाले मसाले डाल रही औरतें, तो उसी वजह से फिर देख लें कि हमारे बच्चों, हमारे दस्तरखानों में पेप्सी, सॉरी, ये जितने बेवरेजेस हैं वो आ गए हैं, ठीक है। अब मैं हैरान होता हूँ कि जहाँ पे लस्सी के गिलास होने चाहिए वहाँ पर ये कोक वगैरह और इस तरह का स्टफ पड़ा होता है, विच इज़ बैड। और ये क्यों है? क्योंकि वो जो मसाले हैं वो जब आपको तंग करते हैं तो आप उसको डाउन करने के लिए स्प्राइट टाइप चीज़ें पीते हैं, तो इस वजह से हमारे बच्चे ना लेथार्जिक से हो गए हैं, जिस्म भी ढीले हैं, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाते हैं, और अक्सर को IBS की शिकायत हो जाती है। तो वो अब वो जवानी नज़र नहीं आती जो एक ज़माने में थी। तो उसकी वजह से मैं तो तमाम ख़वातीन से कहूँगा कि अपने यहाँ से सारे ये जो जितना स्टफ़ किया हुआ चिकन या जो भी है जो डब्बों में आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, या जो भी मसाले आते हैं उनको खुदारा अपने किचन से उठा के बाहर फेंकें और बच्चों को ये चीज़ें ना खिलाएँ। एक टाइम पे हमारी जो नानियाँ होती थी या माएँ होती थी वो जाके मंडियों से जाके मसाले लेके आती, फिर घर में खुद उसको अपने हाथों से पीसती थी या जो भी करती थी, और उससे फिर वो खाना बनता था। मैं खैर हाथों से तो नहीं पीसती, लेकिन मैं वाकई साबुत ला के मसाले में वो पीसती हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत बहुत जायके का फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। मतलब मैंने बहुत सारे मसाले कभी भी बाज़ार से नहीं लिए, मैं ख़ुद वो लेके और उनको ग्राइंड करके, लेकिन वो तो नहीं खैर कि आप कहें कि हाथ वाले हाथ वाले लेके हाँ, लेकिन आज वो जो कुछ खाने थे उसके अंदर तो मैंने वो हाथ से भी वो ग्राइंड करके मैं वो भी कर लेती होती हूँ, कि मुझे लगता है कि उसका टेस्ट और आता है। अच्छा, गर्मी में जब मैं किचन में घुसता था तो मैं कहता था यार हमारी औरतें कितनी बाहिम्मत है कि वो इस किचन में खड़े होकर खाने बनाती हैं, मतलब उसके बाद बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। और फिर भी जब खाने में टेस्ट नहीं आता तो वो फिर अजीब सा लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत की थी, तो रोला कहाँ पे हुआ था। ये सब हो रहा होता है। पर मैंने बताया ना कि माओ का असर होता है। जैसे मैंने बताया था कि सुबह उठे तो पूरी सेटिंग चेंज है, तो मेरा भी ये हाल है। तो वो आज तक के, चाहे वो कोई इंसान मुझे मिल जाए मैं उसको चेंज करना शुरू कर देता हूँ, चाहे मुझे कोई घर मिल जाए मैं उसको चेंज करना शुरू कर देता हूँ। आपके घर में भी हमने कभी एक सेटिंग नहीं देखी ना, क्योंकि मेरा घर मेरे लिए एक कैनवस की तरह है। अभी बैठे बैठे मैं एक कोना सारा चेंज कर देता हूँ, फिर कभी दूसरा कोना, कभी बोर होकर बैठ जाता हूँ तो मुझे मेरे घर में बड़ा ऐसा लगता है जैसे इंटरेस्ट ही नहीं कोई नहीं है। फिर अचानक मूड आता है, और फिर उसके बाद असल में एक पुरानी इटालियन मिथ है कि जब आप डिप्रेशन में हो या बोर हो रहे हो तो आप अपने घर को चमकाना शुरू कर दें, तो आप ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को चमका रहे हैं। सो फॉर मी होम इज़ जस्ट लाइक अनदर पर्सन, इस तरह से। और आप अपने घर के थ्रू ही सब कुछ दिखा देते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है लाइफ के बारे में, और आप किस तरह से। मैं अक्सर घरों में जाके लोगों के बर्तन, चीज़ें सब कुछ देख रहा होता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ। वहीं से मुझे समझ आती कि ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और किस तरह के ख़ानदानी लेवल्स होंगे, और ये कहाँ से आई है, और इसमें अगर क्लास है तो कहाँ से आई है, किधर से आई है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत है कि मैं ऑब्जर्वेंट हूँ इस मामले में। आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, आई एम मोर ऑफ अ स्टाइलिस्ट, टू स्टाइलाइज पीपल। और यहीं से फिर वो सिनेरियो स्टार्ट हुआ जिसको लोगों ने कहा ये मॉडल्स बहुत लेके आता है और उनको अपने मुताबिक ढालता है। मतलब मेरे लिए हर नया चेहरा एक चैलेंज होता है। मुझे लगता है जब मैं उसको चेंज करता हूँ वो असल में मैं उसके थ्रू दोबारा एक नया इंसान बन रहा होता हूँ। अब कई बच्चे मेरे साथ हैं, लोग कहते हैं तुम्हें इसमें क्या नज़र आ गया, तुम्हें क्या नज़र आया इसमें, या इस लड़की में तुम्हें क्या नज़र आ गया। मैं चुप करके बर्दाश्त करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ जो ये नहीं देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ज़ारा शेख है। जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मेरा बड़ा मजाक उड़ा था, और फिर आखिर में जाके लोगों ने देखा और साल के सारे अवार्ड वो ले गई, और वो आगे आगे होती थी, मैं पीछे पीछे। तो वो असल में इन बच्चों के थ्रू हर दफ़ा वो ख़ुद नहीं होते, वो बेसिकली मैं होता हूँ जो ट्रांसफॉर्म होकर काम सामने खड़ा होता है। वो तो एक मिट्टी होती है जिसको मैं ढालता हूँ, ये होता है। आपको कोई ऐसा चेहरा लगता है कि ओवररेटेड था? पता नहीं, लोगों की चॉइस होती है। कई दफ़ा आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है और लोगों को, आपकी नज़र में, हम इस वक्त लोगों की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैंने कभी ऐसा चीज़ तरह गौर नहीं किया कोई चीज़ ओवररेटेड है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि इसकी एक्टिंग ओवररेटेड है, या ये जो तमाशा इसने क्रिएट किया हुआ है और बड़े मशहूर हो रहा है या हो रही है,
ही इज़ ओवररेटेड। बट फिर उससे ज़्यादा मुझे लोगों पे गुस्सा आता है जो उसको उठा देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि पूरे मुआशरे की मेंटालिटी असल में ये है, अगर गधे सारे उस तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, गधे, मैं कम से कम एक घोड़ा हूँ और मुझे इसके साथ शामिल नहीं, मेरा रास्ता वो जा रहे हैं। और उसमें कोई एक नाम लेना चाहें? नहीं, कोई भी नाम नहीं है, नाम तो कोई भी नहीं है। बस ये दिमाग कह रहा होता है कि ये ओवररेटेड है, इसको ये एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए था, पता नहीं क्यों मिल गया है। और कोई ऐसा चेहरा जो आपको ये याद हो कि आपको लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई, या उसने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, या अपनी उन पूरी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जितना उसके अंदर पोटेंशियल था? आई थिंक ज़ारा शेख। हाँ, वो बहुत जल्दी मतलब लाइक शी वाज, जिस तरह के हालात से वो गुजर के मेरे पास आई और जिस तरह वो स्क्रीन पे शान के साथ खड़ी हो गई, फिर उसके अंदर मैंने एक पॉप सिंगर भी ढूंढी, पर समहाउ वो अपनी दुश्मन आप। अक्सर टैलेंटेड लोग अपने दुश्मन होते हैं, और इनका एक प्रॉब्लम होता है कि इनको अगर आपने पैम्पर कर दिया या इनको प्यार देना शुरू किया तो कुछ अरसे बाद ये चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे कोई कहता है कि जी तुम्हारा क्या ख्याल है, ये तो बहुत अच्छा है, अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नहीं, जब सब कुछ मिलेगा फिर इसका ज़रफ़ खुलेगा। यही होता है। तो जब सब कुछ मिलता है तो अब इंसान का ज़रफ़ खुलता है। अब जब कुछ मिला ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि अगला कैसे है? हो सकता है अपनी ज़रूरत के लिए खुश अखलाक हुआ हो, तो आगे जाके जहर निकलते हैं। फिर आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा आपको कुछ याद हो कि ज़ाहिर है डेफिनेटली अभी तक ये हो नहीं सकता कि हुआ ना हो, कि आपको तकलीफ़ हुई हो कि यार इससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? और अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, अब नहीं करते, लेकिन इस मरहले तक आते आते भी तो कुछ हुआ होगा ना? नहीं, मुझे अब ना डिटैचमेंट बहुत होती है, क्योंकि अगर कोई, मैं एक हद तक करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं, बच्चा और दरख्त बचपन में ही सीधे होते हैं। अब अगर ये खुद ही अपने आप को, मैं उसको ख़ास बना रहा हूँ लेकिन वो आम लोगों में खड़ा है या खड़ी है, तो फिर इसका मतलब मोहर लगी हुई है कि तुमने भी यहीं पे जलील होना है। ये बड़ी बात होती है किसी को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको सीधा रास्ता दिखाए, और फिर भी एक इंसान सीधा रास्ता ना पकड़े। तो हज़रत मूसा का वाक़या भी सामने आपके, कितनी दफ़ा सीधा रास्ता दिखाया लेकिन फिर अपने दुश्मन आप बन गए, और आज तक वो कौम जो वो कैंसर की तरह दुनिया को चाट रही है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा? धोखा खाने के बाद ही अक्ल आती है। हाँ, लेकिन वो ऐसा कौन सा धोखा था जो जिसने और अक्ल में इजाफा कर देगा? फिर नहीं यार, नहीं, कई धोखे इंसान खुद खाता है जानबूझ के, जबकि पता होता है वो धोखा खा रहा है, पर पता नहीं उसको क्या मज़ा या चस्का आ रहा होता है कि वो धोखा खा रहा होता है। तो कसूर अपना होता है कि आप धोखा अगर खाया है तो आपने उसके पीछे वजह होगी ना। अब कई औरतें जुल्म बर्दाश्त करती हैं टॉक्सिक इंसान के साथ रह रह के, फिर मुझसे मेरे पास अक्सर आती थी, क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, एग्ज़िट कर जाओ। नहीं, मेरे बच्चे फलाना, मैंने कहा अच्छा, फिर ऐसा करो, पागल के साथ पागल ही बनी रहो। इसका मतलब मुझे ज़्यादा गुस्सा जालिम पे नहीं आता, मजलूम पे आता है कि वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर इतने फिर चढ़ भी लगाई हुई है। हाँ। ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके पीछे पागल हुई या पागल हो गए उसके पीछे? मतलब इसका मतलब कि आप भी उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गए, या आपने उसको आदत बना ली है, फिर आप चढ़ भी कर रहे हैं। या शायद आपके ऊपर प्रेशर शायद ख़वातीन पे ज़्यादा होता है, सोसाइटी का और लोगों का, लोग क्या कहेंगे, शायद वो कुछ कहें भी ना, उनके पास आजकल की औरत पे कोई प्रेशर नहीं है। जब से वो कमाना शुरू हुई है तो वो तो उल्टा प्रेशराइज करना शुरू हो गई। सही कह रहे हैं आप, ऐसा है, ऐसा या उसको लाइफ हैंडल करना आ गई है। लेकिन मैं आजकल तलाक़ें बहुत देख रहा हूँ, बहुत तलाक़ें देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो अगली जनरेशन है उसको शादी का कोई शौक़ नहीं है, और वो लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर जा रही, विच इज़ बैड। और अगर वो आप उनसे पूछते हैं ना कि तुम ये जो लाइफ है ये क्यों गुजार रहे हो, ये तो मतलब सही नहीं है, तो वो कहते नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ता है। मतलब ये जो वेस्ट का जो एक सारा पैटर्न ना, वो उन्होंने अपनी मर्जी कंफर्ट जोन के मतलब पकड़ लिया, लेकिन जो वेस्ट के जो अच्छे असूल डिसिप्लिन जिससे उनकी ज़िंदगियाँ जहाँ वो तरक्की याफ्ता कौम बन गई, वो नहीं पकड़ी। बेसिकली
देखा जाए तो ये 90% हमारी कौम है ना वो घटिया है। इनके ऊपर तो बिल्डोजर फिर जाना चाहिए। जो मोज़े तंग ने किया था अपनी, तभी चाइना आज कहीं से कहीं पहुंचा। उसने 50% आपको पता है आवाम को, क्योंकि वो अफीम में पड़ी रहती थी, काम नहीं करती थी। और आपको लगता है कि जब जैसे ही बच्चियां या बच्चे थोड़ी सी कोई उनको नज़र आता है, अभी तो चढ़ते भी नहीं है कामयाबी के उस पर, लेकिन उनको लगता है कि अच्छा वो इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो अपने ऊपर हलाल करते हैं वो हराम के रास्ते हैं। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक चीज़ अचानक से मिल जाए या कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो वो हराम ही करने पे आता है फिर इंसान। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मेरा ख्याल है वालिदैन पे बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है कि अगर आपको लगता है कि आपने एक एम्पायर खड़ी की है, लेट से आपने कोई सैलून बनाया है या आपका जो बिज़नेस है या आपके हस्बैंड का बिज़नेस है, और आपको लगता है कि बाद में मेरे बच्चे इसमें शामिल होंगे, फिर एक टाइम पे आप फील होता हो तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं, मैं क्या करूँ अब। तो बच्चे अगर आप पैदा कर रहे हैं तो ये सोच के पैदा करें कि मैंने इसको बचपन से अपने साथ आदत डालनी इस चीज़ों की, और लोग करते हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। कराची से एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास आई जो 60-65 साल की होगी। तो वो मुझे कहा मैंने कुछ फ़ोटोग्राफी करनी मॉडल के साथ मेकअप के मुतालिक। मैंने देखा उसके साथ एक कोई 10 साल की बच्ची थी जो उधर दादी मेकअप करती थी और थोड़ी देर बाद वो बच्ची बाल बनाती थी, और वो शी वॉज सो एक्सपर्ट इन हेयर आर्टिस्ट्री। मैं देखता तो मैंने उनसे पूछा कि मोहतरमा ये बताएं ये कौन है, इतनी तरह काम खत्म हो जाए फिर तुझे बताती हूँ। अब वो बड़े थमक से काम कर रही है, वो बच्ची ने ऐसे कुछ 6 स्टाइल बना दिए। मेरा बड़ा दिल करा कि मैं इनसे पूछूं, और कराची में उनके 4 सैलून थे। तो कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हें बताऊं, मैंने ज़िंदगी वो गलती की थी जो हम सब करते हैं, पूरा माशरा करता है। जी क्या हुआ था? मैंने अपने बेटी को पढ़ाया, मैंने बेटे को पढ़ाया, और बेटी को सोच के जो कहती कि मैं पढ़ाती कि उसको, मैंने उसको हायर एजुकेशन में बाहर भेजा। और जब मेरा टाइम आया तो मैंने कहा कि तुम अब मेरे साथ लगो। नहीं अम्मी, मैं तुम नॉवलिस्ट बनूँगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या गलती की है? मैंने तो सोचा था ये मेरे साथ रहेगी। तो कहने लगी कि मुझे समझ आई कि मैंने इसको बचपन से अपने साथ वो नहीं लगाया, जैसे शेख बरादरी के लोग कभी लगाया करते थे, या पठानों में आदत थी कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही थोड़ा पढ़ा के साथ ही काम पे ले जाते थे। तो वो काम पे ही करता रहता था और वहीं पे वो रियलिस्टिक दिमाग का हो जाता था। और छोटी एज में शादी की, उसके बाद वो उस काम को और बड़ा कर देता था, इसीलिए वो अक्सर अमीर हो जाते थे। तो कहने लगी कि फिर मैंने सर पीटा। मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोच लिया कि मैंने अब क्या करना है। अब मेरे पास मेरा बेटा था, तो मैंने फिर कोई लड़की ढूंढना शुरू की, और फिर मैंने एक लड़की ढूंढी जिससे मैंने पहले से बात तय कर ली थी कि बेटा मेरे साथ ये चीज़ हुई, और मैं फ्यूचर में, तो वो लड़की मेरा मुंह देखती रहेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी उम्मीद पे पूरी उतरूँगी। तो और इत्तेफाक से बेटा उसको पसंद करता था। जैसे शादी हुई तो मैंने उसे कह दी कि जब तुम्हारी बेटी होगी तो उसको मैं पालूंगी, रहेंगे हम इकट्ठे ही। वो कहती मुझे और क्या चाहिए, आपका एक्सपीरियंस और ये सब कुछ, क्योंकि वो खुद भी जॉब करती थी। तो इन्होंने बेटी को ज़्यादातर अपने साथ सुलाया। अब बेटी से सारे घर के काम करवाती थी बचपन से ही, खाने बनवा रही, ये करें, सब कुछ सिखा दिया उसको, हाउस कीपिंग से रिलेटेड चीज़ें। इवन बोलना किस कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। जैसे मैं अभी आपकी बेटी को देख रहा था, तो उसके बाद कहती है कि मैंने इसको अपने साथ सैलून, स्कूल से सीधी मेरे सैलून आती थी, तो सैलून में मेरे साथ मैंने कहना कि ये ब्रश ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करते 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 मेकअप भी सीख गई। फिर उसके बाद इसने और मैंने इसको एक्सपर्ट किया हेयर स्टाइलिंग में, क्योंकि मेकअप तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि हमारे मुल्क में हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है। तो अब ये मेरे साथ हर जगह जाती है, ठीक है। अब फिर मुझे पता चला कि कहने लगी कि इस तरह फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग की जो मुझे उस बेटी के साथ करनी चाहिए थी। अब वो मेरी बेटी आती शर्मिंदा होती देखकर, तो मैं कहती नहीं इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया अच्छा किया, पर मेरा दिल टूटा था उस वक्त जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब आपने बचपन से एक चीज़ को ट्रेन नहीं किया तो किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मेरे ख्याल बच्ची बड़ी हो गई 14 साल की, तो सोचे वही 8 ब्रांचें लड़की बना के बैठी हुई थी और सिक्योर और सब कुछ। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। जैसे हम लोग अपने घरों में मुलाजिम इवन जब रखते हैं तो उनको भी ट्रेन नहीं करते। होना ही चाहिए कि पहले 1-2 हफ्ते उसको ट्रेन किया जाए। उनको हमेशा
नहीं होते। मेरी एक ममानी उन्होंने ट्रेन किया था। बहुत कम लोग, और जो फिर हो जाते हैं फिर बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेन नहीं, पता नहीं कोई जाने वाला आपको बहुत सा बता जाता है कि आपने कहाँ गलती की। मैंने अब थोड़ा सा रियलाइज ये किया कि मुझे लगता है कि लोग अच्छा, हम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ एक लोअर तबके से एक बंदा है या बंदी आएगी जो मुलाजमा होगी, जो शदीद ईमानदार भी होगी, फरिश्ता सिफत होगी और सब कुछ आता भी होगा। आप ये सोचें ना कि वो एक ऐसे बच्चे हैं जो बाइपोलर होते हैं, जो ऐसी लेवल से बड़े होते हैं जहाँ उन्होंने गुर्बत और मतलब जुल्म देखे होते हैं, सब कुछ देखा होता है, एक टॉक्सिक माहौल देखा होता है, तो उनके दिमाग में 100 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी फिर मैंने अपनी ममानी को देखा कि हमेशा मैंने जब जाना तो उन्होंने उनके जो मुलाजिम थे, मैं देखा वो सबसे ज़्यादा साफ़ हैं घर में। तो पता चली उनके लिए कपड़े लाए जा रहे हैं, चीज़ें लाई जा रही हैं, बाल बने हुए इस तरह टाइट करके, और वो दिन में 3-3 दफ़ा नहा रहे हैं, जानबूझे करती थी। उनको साफ़ रखा तो मैंने कहा क्यों? कहती मैं इनको वहमी बना रही हूँ ताकि ये हर चीज़ को साफ़ रखें। उनको उसने क्या किया, उनको नफसाती तौर पे ट्रैप करके इतनी वो आदत डाली, अपनी एडिक्शन डाल दी कि वो उनको माँ जी कहते थे बिलाकर। अच्छा। आप सोचें घर में 4 नौकर हैं और वो सिर्फ आंखों से ऐसे कुछ करती थी, ज़रा भी बोलती नहीं थी, और 1 मिनट में सारे काम हो रहे थे। मुलाजिम आ रहे हैं, हाथ पीछे रखा हुआ, ऐसे लगता था जैसे किसने कोई ख़ास ट्रेनिंग दी है और कुछ इस तरह किया है कि वो बाजी के बगैर चलते ही नहीं थे, और बाजी को अपनी हर प्रॉब्लम भी बता रहे हैं। तो मैं इनसे कहता था अब आपसे अपनी फैमिली तो हैंडल नहीं हुई, इनको कैसे हैंडल कर लिया? कहती जब वो हैंडल नहीं हुई तो सोचा इनको हैंडल करती है। तो हर बुरा एक्सपीरियंस कई दफ़ा आपको लेसन देके जाता है, अगर आप ना उसे लर्न करें तो एक अलग बात है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आपने करना है अगली नस्ल के साथ, और आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ वो संभाले, तो फिर इसको बचपन से ही बादशाह बनाए ना। मतलब एक बादशाह की तो एक ट्रेनिंग होती है, ऐसी तो नहीं कि एकदम बंदा जंग के मैदान में उतर गया बगैर तैयारी के। ऐसे हमने देखा है कि आपके पास आमतौर पे आपने बच्चे आपके इर्द गिर्द होते हैं और आप उनके साथ पूरी ट्रेनिंग, जिस तरह आपने बताया कि आप उनकी पूरी शख्सियत पे काम कर रहे होते हैं, ये मैंने विटनेस भी किया, और वो आपके साथ ही रह रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सब कुछ आपके साथ ही हो रहा होता है। तो जाहिर है आप मेरे ख्याल में घर के फ़र्द के तौर पे घर के अंदर जब आप किसी को लेकर आते हैं तो इसी उम्मीद पे लाते हैं कि वो घर ही समझेगा। आपको वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होती है कभी? अच्छा, मेरे पास बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, चूँकि मेरा पहले काम था मॉडलिंग वाला, लेकिन वो मैंने बंद कर दिया था 20 साल पहले। लेकिन फिर भी बच्चों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद लड़कियां भी आती रहीं, लड़के भी आते रहे, आज तक आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई ऑथेंटिक बंदा है जो हमें सही जगह पहुंचा देगा। तो वो इस ट्रस्ट के साथ आते हैं। और फिर ये होता है कि कभी आप मेरे घर आए तो आप कहेंगे इस बंदे की तो कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं। और मेरा जो अपना रूम है वो बिल्कुल एक जनरल वार्ड बना होता है, और वहाँ पे चारों तरफ बिस्तरे बिछे होते हैं, और मैं किसी कोने में घुस के बस सो रहा होता है, या कई दफ़ा सोच रहा होता है अच्छा मैं कहाँ सोऊं। यू नो, तो मुझे अच्छा भी लग रहा होता है कि कोई बंदा, कोई नया इंसान मुझ पर ट्रस्ट करता है, और एक दिन बाद ही उसको मुझसे प्यार हो जाता है। ठीक है ना, ये बड़ी बात होती है कि आप किसी का दिल जीत लें और वो आपके मतलब आप उसके अंदर घुस जाएं। अब जो बच्चा मेरे घर में आता है तो सबसे पहले तो मैं उसके साथ कुछ मैं बातें ऐसी उनके साथ करता हूँ जो आज तक उनसे किसी ने पूछी नहीं होती। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि कोई लड़का आया और थोड़े दिन बाद वो अपने किस्से सुना रहा है, फिर अचानक मैंने कहा कि अच्छा ये तुम्हारी आंखों में बैठे बैठे उदासी क्यों आ जाती है? तो उसके आंसू निकलना शुरू हो गए ना। अब वो रो रहा है, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया कि इसको फीलिंग हो कि मैं इसके साथ हूँ। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुना रहे हैं और मैं आगे से रोने लगा हूँ, और अंदर अंदर सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसकी गर्लफ्रेंड को मैं कत्ल करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने इसको इतने अच्छे टैलेंट को ख़राब किया हुआ है। लेकिन शायद अगर वो ख़राब ना करती तो इस रास्ते पे सीरियसली आता ना, पता नहीं क्या था। लेकिन कई दफ़ा आपको टॉक्सिक रिलेशन भी ख़राब करते हैं, बच्चों को नहीं अंदाज़ा होता। मैं आपको बताऊँ असल जो बच्चे कौन होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उनके साथ कोई खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है। अब ख़ास तौर मेरे पास अब आजकल पठान बहुत आ रहे हैं, तो वो मैंने नोट किया कि वहाँ के माँ बाप बहुत दुखी हैं।
उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमने अपने बच्चों को डिग्री दे के देनी, तो वो हॉस्टलों में भेजते हैं। अब हॉस्टल में भेजने का मतलब है कि आप बस बच्चे को आपने कत्ल करके कूड़े में फेंक दिए, जो हॉस्टल के हालात हैं, ठीक है। वहाँ ना खाने अच्छे हैं, वहाँ पर बच्चा मैला को चला रहता है, बदबूएँ आती हैं उसके जिस्म से, और सारी सारी रात जागते हैं, सुबह वो गंदे होटलों में जाके वो चर्बियों से निकाले तेल में खाने खाते हैं, तो और फिर उसके बाद उनको आदत पड़ जाती है यही बेवरेजेस पीने की, सिगरेटों की, आइसिंग की चीज़ों की, और वो 4 साल बाद एक बेरोज़गार बच्चा पैदा हो रहा है। अब मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, मैं जी ये पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे बोलने में पढ़ाई नज़र क्यों नहीं आ रही, यू नो। तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर दे आर नॉट ट्रेंड। हमने बच्चे पाले ज़रूर हैं, तरबियत नहीं की। अब ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है जो लर्निंग स्कूल हो, या जैसे जो आपको तो बिजनेस है ना। हाँ, आई थिंक एक टाइम आना है कि होम स्कूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो माँ बाप स्कूलिंग करते हैं उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को ट्रेन करती है जिस तरह वो करती है, अगर वो इस रिश्ते को समझे तो ये बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे यहाँ की औरत समझ नहीं पा रही। वो जल्दी जल्दी में एक बच्चे को टालने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती, बस समझे तब बच्चा गया, आपके हाथ से गया तो गया। तो फिर मेरी उन पठान वालिदैन से मुलाकात भी होती। मैं कहता हूँ जब आप काम कर रहे हैं तो आपने साथ क्यों नहीं लगा, नहीं हम नहीं चाहते कि हम ये इस तरह हमारी तरह रुले, हम चाहते हैं कि ऐसे। मैंने कहा नहीं, आप गोट का बिज़नेस कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक कर रहे हैं, ये तो काम ही बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो फिर उनको ख्याल आता है कि हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि वो जब फारिग होते हैं जिन यूनिवर्सिटियों से जो बेसिकली कारोबार कर रही हैं, तो जब वो बच्चे वहाँ से निकलते हैं जब, तो जॉब उनको कहीं नहीं मिलती। एक एकेडमिकली आप पढ़े हैं सिर्फ, और पढ़े भी नहीं बेसिकली, आपने बस ऐसे साल टप लिए हैं। तो जब वो वहाँ से निकलते जॉब नहीं मिलती, फिर घर वालों के सर पे आकर खड़े थे। फिर बाबा को ख्याल, अच्छा तुम्हारा फलाना चाचा सऊदी अरब में, तुमने ऐसा करो ये कोर्स कर लो नर्सिंग लेट से, या इंसीजिया कर लो फलाना, और मैं तुम्हें बाहर भेज देता हूँ। अब वो बाहर ख्वाब सोच कर वहाँ फिर जाते हैं, और फिर वही आम सी लाइफ गुजार जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा सिलसिला ख़राब है जो हमें ठीक करना पड़ेगा। अब मुझे जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको, असल में जो माँ बाप का किरदार होना चाहिए, तो मेरे अंदर वो वाली असल रूह जागती है, क्योंकि मुझे तो ख़ाबरियात नहीं मिला था, तो इनको तो मिल गया ना, तो मैं तो सही रास्ता दिखाऊं। और मैं इनके आपस में दोस्ती नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ एक अंधा है वो भी अंधा, तो अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा, यू नो। मैं कहता हूँ मुझे मिलने हैं तो बस मेरे तक महदूद रहें, क्योंकि हर बच्चा जो आ रहा है या लड़की आ रही है, लड़का, उसकी प्रॉब्लम लग गई, उसकी लग गई, उसकी लग गई। जब ये टोलियाँ बनती हैं तो फिर समझ आती है कि ये गलत हो रहे हैं, और फिर इनके दिमाग में मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए। इनको ये मुझे भी देखना पड़ता है कि जनाब, जो मैं एक जिम्मेदारी के तौर पे कर, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, कि हर इंसान की जिम्मेदारी कि गुमराह को सही रास्ता दिखाए, अगर आपको पता है कि सही रास्ता है क्या। तो हमारी फील्ड में कई लोग ऐसे भी हैं जो गुमराही का रास्ता भी दिखा रहे हैं और दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि हमने खोते बड़े किए, इंसान बड़े नहीं किए। तो मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो पहले तो 2-3 दिन उनको तकलीफ़, उनको सफोकेशन होती है, उनको लगता है कैद है ये सब कुछ। फिर एक टाइम उनको फील होता है कि नहीं, ये कैद तो उनको बहुत कुछ दे रही है जो आज़ादी उनसे छीन रही थी। तो कई फिर वो ऐसे एक पिंजरे में आ जाते हैं जिसका दरवाज़ा तो खुला होता है, तो वो जानबूझ के अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये दुनिया असल में जिसने उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो जहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया तो वहीं से फिर समझें लाइफ चेंज होती है, और पता चलता है कि असल में तो मैं ये था, तो मैं किधर घुसा हुआ था। खैर भाई, जब आपके पास कोई आता है, और बाहर की दुनिया बड़ी ज़ालिम है, वो इस पूरे आउटर से देखती है तो वो अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोई पता नहीं गलत काम हो रहा है, जबकि अंदर जो बैठा हुआ बंदा है वो ऐसे जैसे एक पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग बना के उसको गौर से देख रहे हैं कि मैं इसको और कितना और सजाऊं। या वो ऐसा बंदा है शायद जो रीस्टोर कर रहा है चीज़ों को, या जैसे पुरानी एक इमारत तबाह होती है तो आप उसको प्रिजर्व करते हैं, तो पता चलता है असल में इसका हुस्न ये था। तो मुझे इंसानों को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने का शौक़ चढ़ा, और मुझे लगा कि जैसे मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अधूरा था वहाँ पे वो अधूरापन अगलों से फिर ठीक करवा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत तकलीफ दे सफ़र है। इसमें पहले होता था कि मुझे लगता था कि बुरा हो रहा है,
लेकिन फिर मैं कहता नहीं, रब की मर्ज़ी नहीं है। फिर एक टाइम आता ठोकने लगती, फिर मैं याद आता हूँ, लेकिन फिर मैं उस वक्त तक पता नहीं कहीं और चला गया होता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।